हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर गुड, हेल्थी एंड वेल्थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स बाय वीके चौधरी. सो आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स बाय वीके चौधरी पर. तो सबसे पहले सभी भाइयों ने राधे राधे. एंड आज अपन करने जा रहे हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं. बेसिकली मेरा ये मोटो है, जो टारगेट है पेपर स्टार्ट करने का, वो है ड्यू के स्टूडेंट के लिए. किसके लिए? ड्यू के स्टूडेंट के लिए जो ड्यू में और थर्ड सेमेस्टर में एमएससी में, उनके लिए मेरा टारगेट है. यहाँ पे मैं जो ड्यू का सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको पढ़ाते जाऊँगा. और मेरा मेन मोटो रहेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके हालचाल पूछ लेता हूँ. तो कैसे आपका हालचाल? आई थिंक मुझे पता है कि आपके बुरी तरह लगे पढ़े नहीं पढ़े, स्पेशली ड्यू वालों के पढ़े नहीं. थर्ड सेमेस्टर आ गया, ख़त्म होने वाले, एग्ज़ाम आ गया, तो बुरी तरह लगे पड़े आपके. और मैं जानता हूँ अच्छी तरह, क्योंकि मैं भी भुगता हुआ हूँ इस चीज़ को. कई लोग तो सोच रहे होंगे क्या यार, कहाँ गलती कर दी अपन, क्यों आ गए इस ड्यू में, अपनी किस्मत या मत मारी थी जो यहाँ पे आ गए. ठीक, बट कोई ना, जो आ गए सब भुगतना पड़ेगा अपन को, और भुगत के यहाँ से निकलना पड़ेगा. ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. तो कौन सा पेपर स्टार्ट करेंगे? अपना न्यूक्लियर एंड पार्टिकल. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यूक्लियर का टॉपिक कंप्लीट करता जाऊँगा, क्योंकि अभी आपके प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, रिसेंटली न्यूक्लियर फिजिक्स चल रही है. तो सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीटली आपको कराऊंगा. उसके बाद में मैं क्या करूँगा, आपको पार्टिकल फिजिक्स कराऊंगा. और न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होगा, जो टॉपिक आपको अभी क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं उनको कवर करूँगा. और हो सके अगर मेरे को टाइम मिला, बाद में अगर कंप्लीट वीडियो डालने का अगर टाइम मिला, तो मैं आके PIQs के सॉल्यूशन भी यहाँ पे डाल दूंगा. अगर टाइम मिला तो, जैसे अगर बीच में टाइम मिलता गया तो मैं बीच में भी कुछ पॉइंट के डालता जाऊँगा. तो आज न्यूक्लियर में क्या पढ़ेंगे अपन? सबसे पहले आज के लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूक्लियर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और उसमें न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, और न्यूक्लियस क्या होता है उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, इन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, कि कौन कौन से टॉपिक अपन इसमें कवर करेंगे. उन टॉपिक को मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे लिखवा देता हूँ, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक मैं यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ. ठीक है, तो चलते हैं अपन अपने टॉपिक को. तो अपन देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में. तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इसमें न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होती है, उनके बारे में उसके पढ़ेंगे. फिर पढ़ेंगे अपन न्यूक्लियस पे आएंगे. न्यूक्लियस के अंदर क्या पढ़ेंगे, उस न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियाई होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे आइसोटोप, आइसोबार वगैरह, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे. फिर पढ़ेंगे न्यूक्लियस की साइज और डेंसिटी, उसके बारे में देखेंगे मास डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, यहाँ तक पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस में. ठीक है, फिर आएंगे जो बाइंडिंग एनर्जी होती है. ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. जनरल न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, और बाइंडिंग एनर्जी में क्या था, सेपरेशन एनर्जी, जैसे प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी और न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी. जो प्रोटॉन को सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या रहती है, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी. तो उसके बारे में करेंगे, और इन दोनों का यूज करके फिर अपन क्या निकालेंगे, क्यू वैल्यू निकालेंगे. और क्यू वैल्यू पढ़ने के बाद क्या करेंगे अपन, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे. अपन थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी किस किस कंडीशन के लिए पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए. ये क्या होता है, जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी आती है, उनके बारे में यहाँ पे जो डिस्कस होता है. फिर पढ़ेंगे अपन न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पे. न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे फिर. और फिर पढ़ेंगे न्यूट्रॉन में क्या क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसकी रेडियस वगैरह क्या है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे. यहाँ पे कितने ऑर्डर की होती है, फर्मी ऑर्डर की होती है, किस ऑर्डर की होती है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की, उनके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे. फिर पढ़ेंगे इसकी बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे, स्पिन, आइसोस्पिन, पैरिटी वगैरह क्या होती है. और जो न्यूट्रॉन में ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट बहुत इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि न्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे. और इसका मैग्नेटिक मोमेंट और इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट वगैरह कैसे निकालते हैं, उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे. फिर स्टार्ट करेंगे स्कैटरिंग थ्योरी. स्कैटरिंग थ्योरी कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन मतलब टोटल क्रॉस सेक्शन वगैरह, सिग्मा, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के बारे में पढ़ेंगे, और प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद देखेंगे इसमें ये थी स्कैटरिंग लेंगे आते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के अंदर. ठीक है, फिर इसमें आता है इफेक्टिव रेंज थ्योरी. और फिर पढ़ेंगे कोवेलेंट स्कैटरिंग पढ़ेंगे. कोवेलेंट इसमें आएगा जो ऑर्थ और पैरा हाइड्रोजन के जो कंडीशन होते हैं, उनके बारे में अपने यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, फिर पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ ए गामा विद मैटर, मतलब मैटर के साथ गामा पार्टिकल की इंटरेक्शन होती है. उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे, कॉम्पटन स्कैटरिंग वगैरह वो पढ़ेंगे. फोटोइलेक्ट्रिक
और इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन उनके बारे में देखेंगे। फिर लास्ट पाएंगे अपन न्यूक्लियर सेल मॉडल। न्यूक्लियर सेल मॉडल में क्या क्या पढ़ेंगे अपन, इसमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ेंगे और कलेक्टिव मॉडल पढ़ेंगे। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या क्या कौन सी प्रॉपर्टीज की, मतलब जो अपने एक जगह लिक्विड ड्रॉप मान के उसको पूरा सोल्व किया था, आगे इसको संक्षिप्त में बताएंगे, मतलब पूरा खोल के बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। जब इस टॉपिक पाएंगे तो उसमें क्या करेंगे अपन, इसमें भी पेरिटी वगैरह स्पिन वगैरह कैसे निकालते हैं और सिलेक्शन रूल वगैरह उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे अपन। ट्रायल वेव फंक्शन का यूज करके उस चीज़ को यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर पढ़ेंगे। जैसे इसमें भी वो अपन निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कलेक्टिव मॉडल पढ़ेंगे और फिर लास्ट पढ़ेंगे अपन अल्फा बीटा और गामा डी, ठीक है। अपन यहाँ पे इतने टॉपिक पूरे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे एक बार आप इनको लिखना चाहो लिख सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में अगर आपका कोई और भी टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या टेलीग्राम में ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर कराने हैं। और मेरा यहाँ पे मेन मोटो वो रहेगा कि मैं आपको शॉर्ट टाइम में यहाँ पे मतलब स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने की ट्राई करूँगा यहाँ पे, बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो मुझे हो सकता है मैं आपको इसमें आपको जहाँ समझाने की मुझे ज़रूरत होगी मैं आपको वहाँ पे समझाता रहूँगा और डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन न्यूक्लियर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फिजिक्स। तो चलो समझते हैं, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो अब अपन न्यूक्लियर फिजिक्स यहाँ समझने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स आए कहाँ से, मतलब जहाँ अपन रहते हैं उस यूनिवर्स की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स क्या होता है, मतलब यूनिवर्स किन से मिलकर बना होता है। बेसिकली यूनिवर्स क्या होता है, जो प्लेनेट होते हैं उनसे मिलकर, बहुत सारे प्लेनेट होते हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है। जैसे हो गया अपना अर्थ हो गया, सन हो गया, ठीक है, और मून हो गया, ये बहुत सारे ऐसे बहुत सारे अपने प्लेनेट होते हैं। तो उन प्लेनेट से मिलकर क्या होता है, अपना यूनिवर्स बना हुआ होता है, ठीक है। तो बात करते हैं अपन, जैसे अर्थ को एक प्लेनेट मान लिया अपन। अब जो अर्थ होता है वो किससे मिलकर बना था, अर्थ मिलकर बना था मटेरियल से। क्या मिलना, जैसे यूनिवर्स अर्थ से मिलकर बना होता है। अर्थ मतलब एक अपने प्लेनेट ले लिया, बेसिकली प्लेनेट कौन कौन से, अर्थ भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, और मून वगैरह, ऐसे बहुत सारे प्लेनेट हो सकता है, ठीक है। तो अपने लिए अर्थ ले लिया। तो यूनिवर्स क्या होता है, अर्थ से मिलकर बना होता है, बहुत सारे प्लेनेट्स। तो अर्थ किससे मिलकर बना होता है, मटेरियल से बना होता है। किससे बना होता है, मटेरियल्स। तो अपन क्या होता है, मटेरियल्स के अंदर आते हैं। जैसे अब मैं हुआ, आप हुए, कोई और हुआ, मतलब ये सब मटेरियल्स के अंदर आते हैं। और जो मटेरियल्स होते हैं वो किससे मिलकर बना होता है, वो कंपाउंड से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना, कंपाउंड से। और जो कंपाउंड्स होता है वो मॉलिक्यूल्स से बना होता है। किससे बना होता है, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स होता है वो हमेशा किससे मिलकर, एटम से मिलकर बना होता है। और एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। मतलब एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसमें न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं। और जो न्यूक्लियाई होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो न्यूक्लियाई होते हैं वो किससे बन के होते हैं, ये क्वार्क पार्टिकल से बना होता है। मतलब क्वार्क पार्टिकल का कंबाइंड कंपोजिशन होता है यहाँ पे, ठीक है। और जो क्वार्क पार्टिकल होते हैं वो किससे मिलकर होता है, क्वार्क पार्टिकल के अंदर भी आगे क्या होता है, ग्लूऑन वगैरह होते हैं, ठीक, क्या होता है, ग्लूऑन वगैरह। और क्वार्क पार्टिकल होते हैं उनमें भी बहुत सारे आगे वेराइटीज़ पाई जाती है। उसमें जैसे कलर क्वार्क नंबर भी होते हैं, उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये अपना हो गया। तो कौन कौन सा क्या, बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको, एक बार लिख सकते हो, लिख लो आप। सबसे पहले क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया। और यूनिवर्स को अपन किससे मिलकर बना होता है, सपोज ये अर्थ माने, प्लेनेट मान लिया अर्थ। और जो अर्थ होता है उसके अंदर क्या होता है, कंपाउंड्स होता है। हमें क्या होता है, कंपाउंड्स। और जो कंपाउंड्स होता है वो किससे मिलकर बना होता है, मटेरियल से, ठीक है। और जो मटेरियल होता है, मटेरियल्स किससे मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल से। और जो मॉलिक्यूल्स है वो किससे बना होता है, न्यूक्लियस से। मॉलिक्यूल्स में होता है एटम। और जो एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर होता है एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस होता है किससे मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियन से। न्यूक्लियस में कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये क्या होते हैं,
कलर क्वार्क या क्वार्क कंपोजिशन से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है, क्वार्क पार्टिकल होते हैं। तो ये किससे मिलकर बना होते हैं, क्वार्क से मिलकर बना होते हैं। और क्वार्क में क्या होता है, हमेशा आगे ग्लूऑन होता है। क्या होता है, ग्लूऑन। और जो क्वार्क होता है इसमें क्या हमेशा क्या होता है, कलर क्वांटम नंबर होता है, कलर क्वांटम नंबर। इनमें आगे क्या होता है, कलर क्वार्क पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे कंपोजिशन इसके पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने यहाँ तो हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। बात करते हैं यहाँ पे एटम। एटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एटम के बारे में जानकारी लेने के लिए, एटम के बारे में पढ़ने के लिए अपन को सबसे पहले क्या करेगा, हमें उसके न्यूक्लियस के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में क्यों जानना पड़ेगा, जैसे कि आपको बोल दे आपको किसी रूम की स्टडी करना है, मतलब जैसे कि आप अभी CSL में बैठे हो, तो अगर CSL की स्टडी करना है तो CSL की स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको CSL की स्टडी के लिए करना पड़ेगा CSL के अंदर कौन कौन बैठा है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें, कितना स्टाफ है, कितने लड़के बैठे हैं, उनके बारे में, जो स्टूडेंट बैठे हैं उन सभी के बारे में क्या करेंगे, अपन को जानकारी लेनी पड़ेगी। तब क्या होगा, वो पूरे CSL की क्या होगी, वो इन्फॉर्मेशन अपने पास आएगी, पूरी CSL की तभी स्टडी होगी। ठीक है, तो किसी चीज़ को पढ़ने के लिए ये तो है नहीं कि पूरे, मतलब अगर रूम की स्टडी करें तो ऐसा नहीं कि रूम की अपन कर रहे, मतलब रूम की जानकारी ले रही। रूम की स्टडी करने के लिए अपन क्या करना चाहिए, रूम के अंदर है कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से पार्टिकल रूम के अंदर है, उनके बारे में अपन को जानना पड़ेगा। तो अपन को एटम के बारे में अपन जानना है। तो एटम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन होती है, और क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बारे में अपन क्या करने का सबसे पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अब बात करें कि एटम होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। बट जो प्रोटॉन का मास होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मास का कितना होता है, 1837 मल्टीप्लाई होता है, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मास, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, एटम का जो बेसिकली अपन मानते हैं, सेंटर मानते हैं, या कंप्लीट जो मास होता है वो किसको मान लेते हैं, न्यूक्लियस को मान लेते हैं, कंप्लीट जो होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस में पढ़ेंगे अपन कि न्यूक्लियस के बारे में अपन यहाँ पे देखें, न्यूक्लियस में कौन कौन सा होता है, एक तो न्यूट्रॉन होता है और एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस को किसके द्वारा पढ़ा गया था, इसमें आया था एक अपना साइंटिस्ट था रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने एक गोल्ड की फॉइल रखी थी, मतलब जो गोल्ड की फॉइल है उसके ऊपर क्या क्या था, अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट करवाया था। ठीक है, कितने पार्टिकल को इंसिडेंट किया, 20,000 अल्फा पार्टिकल को जब इंसिडेंट करवाया तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे पार्टिकल तो क्या गए, सीधे के सीधे निकल गए। ठीक है, और कुछ पार्टिकल क्या है, कुछ एंगल पे क्या हो गए, डेविएट हो गए। ठीक है, और जो 20,000 जो पार्टिकल इंसिडेंट करवाए तो उनमें से एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में वापस चला गया, मतलब जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में वापस चला गया वो टकरा के। ठीक है, मतलब वो 180 डिग्री पर डेविएट हो गया यहाँ पे। तो ये ऐसा कैसा हुआ, मतलब क्यों हुआ, ऐसा इम्पॉसिबल है या नहीं, उसके बारे में देखते। इसका एक एग्जाम्पल का थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक बंदा है जो एक साइकिल लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, एक साइकिल लेके आ रहा है, और उसके सामने से गाड़ी आ रही है। ठीक है, गाड़ी कौन सी आ रही है, डिफेंडर आ रही है। ठीक है, रेंज रोवर की डिफेंडर गाड़ी आ रही है, और इधर से साइकिल वाला आ रहा है, और इधर से रेंज रोवर आ रही है। तो जब ये साइकिल और रेंज रोवर में टक्कर होती है तो ऐसा होता है कि जो रेंज रोवर है, जो डिफेंडर गाड़ी है, वो पीछे की तरफ चली जाती है। जब टक्कर होती है तो पीछे की तरफ उसको फेंक दिया जाता है, किसके द्वारा, साइकिल के द्वारा। ऐसा इम्पॉसिबल है या नहीं, ऐसा तो इम्पॉसिबल होगा आप अगर सोचते हो तो। मतलब क्या, मतलब इसका मतलब क्या, साइकिल के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिफेंडर गाड़ी को भी पीछे की तरफ फेंक रही है। इसका रीज़न एक ही कि साइकिल के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर उसका क्या है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कम वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा मास लेके बैठा है उसमें डेंसिटी। तो उसी तरह अगर रिलेट करें तो अपन क्या होगा, जब ना न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस में कुछ पार्ट ऐसा होगा, या गोल्ड की फॉइल पे कुछ पार्ट, एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर क्या है, वो हाईली डेंस है। क्या हाईली डेंस है, डेंस पार्टिकल है, इसलिए वो क्या होगा, हाईली डेंस पार्टिकल हो तो क्या होगा, वो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वापस चला गया। हाईली डेंस का मतलब क्या है, वो जो कम वॉल्यूम के अंदर क्या है, ज़्यादा मास लेके बैठा हो आप। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। तो कम वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा मास लेके बैठेगा तो वहाँ पे क्या होगी,
मतलब टकरा के क्या होगा, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल थोड़ी इसको और समझते हैं। 20,000, अब आपको ये आती है कि 20,000 में से केवल एक पार्टिकल वहाँ पे क्यों आया, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपने जाना, ये सपोज अपन न्यूक्लियस मान लिया, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस की साइज क्या होती है, न्यूक्लियस की साइज फर्मी ऑर्डर में होती ही नहीं होती। साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की साइज क्या होती है, फर्मी ऑर्डर के अंदर होती है, मतलब 10⁻⁻15 फर्मी ऑर्डर, ठीक है। और जो एटम होता है, एटम की साइज कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर, मतलब ये फर्मी ऑर्डर के अंदर होती है न्यूक्लियस की साइज। और ये साइज कितनी होगी, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है, ठीक है, होती नहीं होती 10⁻⁻10। अब एक काम करो, जो न्यूक्लियस की साइज है 10⁻15, उसको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितनी आ जाएगी, 10⁻10 आ जाएगी। नहीं, जो मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस की साइज है वो कितनी होगी, एटम की साइज की 10⁵ कम है, मतलब जो एटम की साइज है वो न्यूक्लियस की साइज की कितनी ज़्यादा है, 10⁵ टाइम कितना है, ज़्यादा है एटम की साइज। तो क्या, अब देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने माना इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर वाले। अब न्यूक्लियस की साइज यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। अब अगर इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई किया, अगर एटम की साइज निकालें तो कितना बन गया, 5 किलोमीटर। मतलब 5 किलोमीटर के अंदर ओनली 5 सेंटीमीटर ऐसी जगह होगी जो उसके न्यूक्लियस का काम करेगी, ठीक है, एटम के अंदर। अगर 5 किलोमीटर कितना होता है आपको पता होगा, कंप्लीट एरिया ऑलमोस्ट, मतलब आपका जो डी का है वो कंप्लीट एरिया यहाँ पे आ जाता है। तो 5 किलोमीटर के अंदर 5 सेंटीमीटर ओनली इतना सा होता है, ठीक है। बहुत ही आप नगण्य मान सकते हो, इसको नेगलेक्ट कर सकते हो। तो मतलब एज अ पॉइंट मान सकते हैं, एज अ पॉइंट की तरह क्या होता है, इसका न्यूक्लियस का क्या होता है, सेंटर होता है यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियस का सेंटर। अब एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप अभी DU में दे रहे हो, आपका DU का कॉलेज है, ठीक है। अब बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से, USA से, कहीं से भी आपको यहाँ पे 20,000 लोग भेजे गए इंडिया के अंदर, ठीक है। तो 20,000 लोग भेजे गए, तो आपकी DU के अंदर आने की उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितने लोग पहुँचेंगे, ये तो है नहीं 20,000 के 20,000 पहुँच जाए। अब DU मानने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही आपकी रेयर होगी कि आपकी DU के अंदर कोई ना कोई पर्सन आए वहाँ से, जो 20,000 भेजे गए थे उनके लोगों में से। तो अपन ने क्या मान लिया यहाँ पे, जैसे मान लिया कि 1% वहाँ पे पहुँचा, तो 1% वहाँ पे पहुँचा, तो पूरे कंपैरिजन के तुलना में 1% देखो, 20,000 के तुलना में कंपैरिजन में 1% कितना होगा, एज ए पॉइंट की तरह होगा, नहीं होगा। तो जो अपना न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, एज ए पॉइंट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। और ये क्या होता है, हाईली डेंस होता है, क्या होता है, हाईली डेंस होता है। और इसमें क्या होता है, जो इसका चार्ज होता है, इसका मास ज़्यादा होने के कारण कंप्लीटली इसका मास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसका 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसलिए इसको कंप्लीट जो मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का ही मान लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियस का यहाँ पे समझ में आ गया। अब अपन क्या करते हैं, न्यूक्लियस की मैं एक बार इसका डेफिनेशन लिखा देता हूँ जो होती है वो। और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है यहाँ पे। तो डेफिनेशन लिखिएगा एक बार, न्यूक्लियस की क्या होता है इसके बारे में देखते हैं अपन। डेफिनेशन क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ एटम, जो एटम का पार्ट है, जो क्या रखता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है, और जो एटम का ऑलमोस्ट क्या रखता है, मास रखता है, ठीक है। और बात करें कि इसका जो एटम का मास है, न्यूक्लियस है, जो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो उनको अपन क्या करते हैं, बेसिकली न्यूक्लियाई बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको ए और जेड से डिनोट करते हैं। अब ए क्या, मास नंबर आ गया, और जो मास नंबर क्या होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, सम होता है। और जेड क्या, एटॉमिक नंबर होता है, जिसको बेसिकली क्या करते हैं अपन, प्रोटॉन नंबर से भी डिनोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस में एक और रख लो, यहाँ पे एक लाइन और लिख लो, इट इज हाईली डेंस पार्ट। इट इज हाईली डेंस पार्ट, मतलब हाईली डेंस पार्ट होता है, ठीक है। तो जो हाईली डेंस पार्ट होता है, इसका मतलब क्या हो, जो आपका एटम होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, खोखला होता है। और उसके अंदर क्या न्यूक्लियस होता है, वो एज ए पॉइंट चार्ज की तरह, एज ए पॉइंट की तरह यहाँ पे होता है। इसलिए वो क्या होता है, ऑलमोस्ट एटम क्या हो गया, खोखला हो गया। इसी कारण क्या हो, गोल्ड की फॉइल से क्या हो, जो अल्फा पार्टिकल हो
वो बहुत सारे पार्टिकल सीधे के सीधे निकल गए, और कुछ पार्टिकल क्या हुए यहाँ वहाँ पे कुछ एंगल पे डेविएट हो गए, और जो हाईली डेंस पार्ट था उसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियस बोलते हैं। वो क्या एज ए पॉइंट की तरह था, वहाँ बहुत छोटा था, इसलिए वो क्या हो गया यहाँ पे शॉर्ट पार्ट हो गया यहाँ पे, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं न्यूक्लियस का। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब अपन चलते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, मतलब इसमें जो अपने न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो बाउंड कंडीशन में रहते हैं, जो बाउंड स्टेट में रहते हैं, वो बाउंड स्टेट में किस कारण रहते हैं, वो रहते हैं हमेशा न्यूक्लियर फोर्स के कारण रहते हैं। अब अपन देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में देखते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ते पढ़ते हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे अपन क्या करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, जो न्यूक्लियर फोर्स की पूरी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में देखेंगे। इसको क्यों पढ़ेंगे, जैसे कि आपको अगर बोल दिया कि जो कंप्लीट किसी चीज की स्टडी करना हो, आपको कुछ भी पता नहीं हो, उस चीज को कैसे जानना हो, मतलब जैसे आपको पूछा कि इंडिया के अंदर कितने कितने स्टेट है, कितनी कितनी तरह की जो लैंग्वेज है वो कैसे बोली जाती है, तो आपको कुछ भी पता नहीं है। कितनी अपन किसी को आइडिया लगाना है या किसी को जो सर्वे करना है, तो उस सर्वे क्या करना है कि इंडिया के अंदर कितने टाइप्स की लैंग्वेज बोली जाती है, तो उस सर्वे को करने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक बंगाल से ले लिया आदमी आ गया, और एक पर्सन आ गया जैसे राजस्थान से आ गया, एक हरियाणा से आ गया, और एक वेस्ट बंगाल वगैरह उधर से आ गया, एक साउथ से आ गया। तो जगह जहां अलग अलग जगह से कोई क्या करेगा, अलग लैंग्वेज का आदमी आएगा सभी जगह से, तो क्या होगा, जब इन चारों पांचों आदमी को एक साथ बैठाएंगे तो उसका पूरी डिटेल निकलेगी। यहाँ पे क्या डिटेल निकलेगी कि कितनी तरह से की लैंग्वेज यहाँ पे बोली जा रही है एक्चुअल इंडिया के अंदर। तो इसी तरह अगर अपन को न्यूक्लियर फोर्स को जानना हो, तो न्यूक्लियर फोर्स को जानने के लिए क्या करेंगे, इसकी पूरी जो प्रॉपर्टीज वगैरह उनके बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स में जानने के लिए इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अब कोई बोलते भाई स्ट्रॉन्ग फोर्स कैसे होता है, तो उसका अपन क्या करेंगे, एक एक यहाँ पे क्या देंगे, अपन एविडेंस देंगे यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जो न्यूक्लियर फोर्स है, उसकी जो एनर्जी होती है, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, वो क्या होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। क्या होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। और अपन जानते हैं कि अगर किसी न्यूक्लियस से किसी एक न्यूक्लियर को निकालना हो, जो एनर्जी निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, या किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, तो अपनी एनर्जी कितनी होती है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर दी हुई होती है, नहीं होती, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर दी हुई होती है। ये नहीं होती कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती नहीं होती है ना। तो मतलब किसी अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो सेल से, तो रिक्वायरमेंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। बट जो स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो न्यूक्लियर फोर्स है, उसकी एनर्जी क्या होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। जो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से 10⁻6 टाइम क्या होती है, ज़्यादा होती है। 6 टाइम ज़्यादा होगी तो क्या होगा, अपन उसको क्या करेंगे, न्यूक्लियर को क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर से क्या करेंगे, बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसमें अट्रैक्टिव इन नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ये नेचर के अंदर क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं नहीं होते। तो अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा नहीं होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जो रिपल्सन हो रहा है दोनों के बीच में, उस रिपल्सन से जो उसका रिपल्सन फोर्स लग रहा है, उससे ज़्यादा क्या है, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है। रिपल्सन फोर्स लगने के बावजूद भी क्या है, वो एक बाउंड कंडीशन में उनके अंदर क्या है, बाउंड स्टेट के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड स्टेट में क्या है, क्योंकि एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। सो स्ट्रॉन्ग फोर्स होने के कारण क्या है, वो बाउंड स्टेट में, बाउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, वो एक क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसमें शॉर्ट रेंज की। थर्ड इसका प्रॉपर्टी शॉर्ट रेंज। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो क्या होता है, शॉर्ट रेंज होता है। अब शॉर्ट रेंज क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है, फर्मीमीटर की होती है। क्या होती है, 2 फर्मीमीटर से 6 फर्मीमीटर तक यहाँ पे होती है। ठीक है, अब ये शॉर्ट रेंज क्यों होता है, इसके बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं। शॉर्ट रेंज का मतलब है इसकी रेंज बहुत ही कम होती है। जैसे अपन बात करते हैं कूलम्बिक फोर्स की, कूलम्बिक फोर्स में क्या होता है, कूलम्बिक फोर्स की बात करते हैं, वो क्या होता है, उसकी रेंज कितनी होती है, उसकी रेंज होती है इनफाइनाइट रेंज होती है। मतलब एक पार्टिकल यहाँ पे है और एक दिल्ली के अंदर, मतलब एक जयपुर के अंदर है और एक दिल्ली के अंदर पार्टिकल है,
तो उन दोनों पार्टिकल के बीच में, सपोज दो प्रोटॉन, तो उन प्रोटॉन के बीच में या पार्टिकल के बीच में क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स लगेगा। यहाँ से चाहे लगो चाहे बहुत कम, बट फोर्स लगेगा। एक चाहे यहाँ पे हो इंडिया के अंदर, एक चाहे पाकिस्तान हो, तो भी उन दो के बीच में क्या होगा, हमेशा कूलम्बिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जो कूलम्बिक फोर्स कहता है वो जिसकी रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट रेंज होती है। बट जो अपना न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज क्या होती है, शॉर्ट रेंज होती है। शॉर्ट रेंज क्यों होते हैं इसकी बात करते हैं। जैसे अगर इसकी रेंज बढ़ा दिए जाए तो क्या होगा, रेंज बढ़ाने में क्या होगा, ये एक तो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जैसे एक अपना न्यूक्लियर यहाँ पे और एक न्यूक्लियर यहाँ पे, अगर इसकी रेंज बढ़ा दी जाए, ये यहाँ पे जो न्यूक्लियर है उसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो एक टाइप ये इसको खींच लिया तो दोनों एक न्यूक्लियर बन गए। एक यहाँ पे रखा गया तो उसको और खींच लेगा, यहाँ पे रखा गया उसको और खींच लेगा, इधर रखा गया उसको और खींच लेगा। जो भी 4-5 न्यूक्लियर जो कंबाइंड मिलके क्या होगा, एक तरह का न्यूक्लियर यहाँ पे बन जाएगा। और बात करें से इसकी और रेंज बढ़ा दी जाए तो और क्या होगा, जो और मटेरियल्स वगैरह होगा वो भी क्या होंगे, इसके पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे। फिर क्या होगा, ये पूरा एक होल न्यूक्लियर बन जाएगा, जिससे क्या होगा, अपन जो नेचर के अंदर वेराइटीज वगैरह है, डिफरेंस वेराइटीज वो नहीं पाई जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि आपकी शक्ल अलग है, मेरी शक्ल अलग है, किसी और की शक्ल अलग है। ठीक है, ये शक्ल एक क्यों है, मतलब अपन क्या है, एक मटेरियल है, जो मटेरियल डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स क्यों पाए जा रहे हैं यहाँ पे, वो इसलिए पाए जा रहे हैं क्योंकि जो अपने न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज क्या है, शॉर्ट है, उसकी अलग अलग रेंज है। अगर रेंज से बाहर चला जाता तब क्या होता है, वो अलग रेंज की क्या होती है, अलग टाइप्स की वेराइटी बन जाती है। अगर इसकी रेंज बढ़ा दी तो अपन सभी क्या होंगे, एक जैसे हो जाएंगे। जैसे नहीं पढ़ देखते क्या अपन चाइनीज चिंकी मिंकी, तो उस तरह हो जाएंगे अपन, बिल्कुल चिंकी मिंकी सेम से दिखाई देंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली वहाँ पर भी अलग अलग होते हैं, अपन देखे हुए नहीं होते हैं, इस वजह से अपन को वो एक जैसे लगते हैं, जैसे मोमोज की तरह लगते हैं, वो अपन को एक सेम टू सेम लगते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक से मोमोज बन जाएंगे। अगर न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बढ़ा दी जाए, सब कुछ शक्लें एक जैसी हो जाएगी, फिर आपको किसी में डिफरेंट करने की क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर इसकी और ज्यादा रेंज बढ़ा दे अपन, तो उसमें क्या होगा, जो अपना कंप्लीट यूनिवर्स होगा वो क्या होगा, एक बड़े न्यूक्लियर के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसकी रेंज नहीं बढ़ा सकते। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो क्या होता है, शॉर्ट रेंज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। ये क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर तो हम न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होते हैं। मतलब जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे हमेशा क्या होता है, न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स लगता है, नहीं लगता है। बट न्यूट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज नहीं होता, मतलब चार्ज नहीं होता, तो ये क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज नहीं होता, उसके बावजूद में उनके ऊपर फोर्स लगता है, तो क्या हो गया, चार्ज इंडिपेंडेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर चार्ज इंडिपेंडेंट है तो ये चार्ज क्या है, सिमेट्री भी है। चार्ज सिमेट्री का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन उनके बीच में लग रहा है फोर्स, एक मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और एक ले लिया 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, इनका कंपोजिशन ले लिया अपन ने। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2 प्रोटॉन है तो क्या लगेगा, यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स लगेगा। और यहाँ पे देखो केवल प्रोटॉन एक ही है, तो यहाँ पे मतलब रिपल्सिव फोर्स, कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स हमेशा नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या ओनली 1 प्रोटॉन है। ठीक है, 1 प्रोटॉन और उसका मतलब यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। बट यहाँ पे क्या है, जो है वो कूलम्बिक फोर्स लग रहा है। कूलम्बिक फोर्स के कारण क्या होगा, यहाँ पे कूलम्बिक एनर्जी का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर कूलम्बिक एनर्जी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, तो अगर जो इन दोनों से अपन को जो बाइंडिंग एनर्जी मिली वो क्या होगी, इसकी कूलम्बिक एनर्जी के इक्वल होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट स्पिन डिपेंडेंट पार्ट की। ठीक है, ये कैसे स्पिन पर डिपेंड करता है उसके बारे में अपन यहाँ पे। स्पिन डिपेंडेंट के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, एक जो अपने न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो आपने जैसे माना कि यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन ले लिया, एक ले लिया न्यूट्रॉन ले लिया, एक ले लिया प्रोटॉन। ठीक है, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं, नहीं बोलते अपन। और इसको क्या बोलते हैं, डाई न्यूट्रिनो बोलते हैं। और इसको ये एक क्या मान लिया अपने, प्रोटॉन मान लिया, तो ये क्या बोल दिया, डाई प्रोटॉन बन गया यहाँ पे। ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसमें क्या हो, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक कॉम्बिनेशन बना, ये क्या हो गया, फर्मियंस हो गया। क्या है, फर्मियंस बोलते हैं इसको। फर्मियंस क्या है, अपने पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आएंगे। जो अपन स्पिन, आइसो स्पिन वगैरह है, ये पार्टिकल फिजिक्स के अंदर अपन यहाँ पे आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसमें क्या, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है वो क्या होता है, एक फर्मियंस होता है। तो फर्मियंस क्या होता है, ये क्या होता है, स्पिन के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके, स्पिन के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो फर्मियंस होते हैं
वो क्या होते हैं, पाउली के एक्सक्लूजन लॉ का फॉलो करते हैं। पाउली एक्सक्लूजन लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर पाउली एक्सक्लूजन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पाउली एक्सक्लूजन लॉ वही लॉ फॉलो करेंगे जो क्या होगा, जिनका वेव फंक्शन क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा। तो इसका वेव फंक्शन क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक होता है, ठीक है। एंटीसिमेट्रिक होता क्या है, पाउली एक्सक्लूजन लॉ को फॉलो करेंगे, इसलिए क्या होंगे, स्पिन डिपेंडेंट होंगे। और ये जो है डाई न्यूट्रॉन और डाई प्रोटॉन, ये क्या होते हैं, पाउली एक्सक्लूजन लॉ को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते। इस वजह से क्या हो गए, ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो इसका मतलब अपना एक एग्जांपल लिख सकते हैं, एक यहाँ से अपन चीज फाइंड आउट होती है यहाँ पे कि जो नेचर के अंदर पाउली एक्सक्लूजन लॉ को फॉलो करेगा वही ओनली एग्जिस्ट करेगा। जो पाउली एक्सक्लूजन लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो कभी भी क्या नहीं करेगा, इस नेचर के अंदर क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आइसो स्पिन डिपेंडेंट, मतलब जो स्पिन डिपेंडेंट होगा वही क्या होगा, यहाँ पे आइसो स्पिन डिपेंडेंट होगा। आइसो स्पिन डिपेंडेंट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये थर्ड कंपोनेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, स्पिन का। अब बात करते हैं अपन इसमें सेचुरेशन प्रॉपर्टी का, ठीक है। इस सेचुरेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस सेचुरेशन प्रॉपर्टी को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये जैसे न्यूक्लियन है अपना, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ, ये बहुत सारे क्या हो गए अपने यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह जो भी है अपने इसमें फिल कर दिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो अगर इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो फोर्स इसके कारण लगेगा, यहाँ पे इसके कारण लगेगा, इसके कारण लगेगा, इसके कारण लगेगा, इसके कारण लगेगा, ठीक है। जो यहाँ पे इसका मतलब क्या, जो किसी एक पार्टी पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, हमेशा ही इक्वल होगा। अगर अपन क्या करते हैं, इसमें और अगर बढ़ा दे, ठीक है, और अगर इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस अपन बढ़ा दे इसमें जैसे इससे, तो क्या होगा, न्यूक्लियस की साइज भी बढ़ती जा रही है। और अगर इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे क्या करें अपन, अब यहाँ पे बढ़ाते जा रहे, तो बढ़ा नहीं जाने के बाद में क्या होगा, अगर इस पे और फोर्स लगा, इस पे फोर्स क्या है, ओनली इन्हीं के कारण लगेगा, इसके नेबर्स न्यूक्लियस है उनके कारण लगेगा। अब इसके कारण इस पे फोर्स क्या होगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बीच में दूसरे न्यूक्लियस और आ रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी न्यूक्लियस की साइज को कितना ही बढ़ा दिया जाए या उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ा दी जाए, तो उन पे लगने वाला फोर्स, पर न्यूक्लियस लगने वाला फोर्स, पर न्यूक्लियस लगने वाला फोर्स, पर न्यूक्लियस लगने वाला फोर्स क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। कैसे होता है, इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अपन नहीं देखते कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व, आपने बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखा होगा, वो क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर न्यूक्लियस, वो ऐसे होता है, फिर जाके क्या होता है, एक सेचुरेट हो जाता है। सेचुरेट होता है वो क्यों, कौन सा ग्राफ होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या, वो सेचुरेट क्यों हो जाएगा, जैसे अपन अगर और इनकी नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ाते जाएंगे आगे, तो इसमें क्या होगा, जब जो फोर्स है लगने वाला, पर न्यूक्लियस लगने वाला फोर्स, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेंशन प्रॉपर्टी, ठीक है। टेंशन नेचर कैसे होता है, इसमें जैसे अपन दो टाइप्स के लिए, जैसे एक ये है, इसकी स्पिन है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक स्पिन ले लिया अपन ने इसमें। अब इसमें क्या कर रहा है, ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में ऊपर चल रहा है। अब अगर इस पे इन पे बात करें तो इन पे फोर्स क्या होगा, तो एंगल पे, यहाँ पे क्या, इस पे एंगल पे डिपेंड करें, यहाँ पे बीच में क्या होगा, एंगल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टेंशन नेचर का क्यों होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे, जो न्यूक्लियस होता है, ये दो न्यूक्लियस ले, इनके इस डायरेक्शन फोर्स ले लिया, अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस यहाँ पे ले लिया, एक न्यूक्लियस यहाँ पे ले लिया, तो इनके बीच में क्या होगा, जो एंगल होगा थीटा, उस पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये केवल एक ही डायरेक्शन में फर्क नहीं करेगा। इसका मतलब जो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, न्यूक्लियस का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके ऊपर ये हमेशा क्या होगा, डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे, इसके न्यूक्लियस के डिस्ट्रीब्यूशन पे हमेशा डिपेंड करेगा। अब बात करें कि अगर टेंशन प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या नॉन सेंट्रल फोर्स भी होगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्स किसको कहते हैं अपन, जो केवल आर पर डिपेंड करे, ठीक है, थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं करे, वो क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, ओनली आर पे डिपेंड करे। बट इसमें देखो ये क्या, एंगल मतलब थीटा पे भी यहाँ पे डिपेंड करा, तो ये आर और थीटा और फाई पे डिपेंड करा, इसलिए क्या हो गए, नॉन सेंट्रल फोर्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक ना, ये क्या होता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट कैसे होता है, उसके बारे में देखते हैं। अब वेलोसिटी डिपेंडेंट का क्या लिया गया, अपन जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उनके बीच में क्या होता है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होती है। क्या होती है यहाँ पे, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होती है, ठीक है।
अगर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होगी तो वहां पे क्या होगा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होगा, जो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट करता है तो हम जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो भी क्या होगा, वेलोसिटी के ऊपर क्या करेगा, डिपेंडेंट करेगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? मतलब एक बार पूरा समराइज कर देता हूँ क्या है। स्ट्रॉन्ग फोर्स क्यों किया था हमने, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, जो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होती है उसके से 6 टाइम्स कम होती है, 10⁶ टाइम कम होती है। और ये अट्रैक्टिव नेचर क्यों होता है, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। और शॉर्ट रेंज क्यों होता है, इसकी ऑर्डर एनर्जी होती है वो 2 से 6 फर्मी रेंज होती है, वो 2 से 6 फर्मी मीटर के अंदर होती है। क्योंकि अगर इसकी रेंज बढ़ा दी जाए तो पूरा यूनिवर्स एक कंप्लीट एक तरह से क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियर के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और ये चार्ज इंडिपेंडेंट कैसे होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या है, बीच में भी क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, फिर भी उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इसलिए क्या, चार्ज इंडिपेंडेंट हो गया। और चार्ज इंडिपेंडेंट होगा तो वो क्या होगा, चार्ज सिमेट्री भी होगा, जिसको अपने दोनों कॉम्बिनेशन के द्वारा यहाँ पे समझा दिया। अब बात करते हैं स्पिन डिपेंडेंट। स्पिन डिपेंडेंट क्या होता है, अपन ड्यूट्रॉन की प्रॉब्लम लेकर समझाएगा। क्योंकि ड्यूट्रॉन होता है वो ओनली क्या करता है, एग्जिस्ट करता है नेचर में, क्योंकि वो पाउली एक्सक्लूजन लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। और पाउली एक्सक्लूजन लॉ को फॉलो करेगा तो उसका वेव फंक्शन क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। इस वजह से क्या होगा, वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, स्पिन डिपेंडेंट होता है। और जब डाई न्यूट्रॉन और डाई प्रोटॉन होता है उनका वेव फंक्शन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है, वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। अब आइसो स्पिन, अगर स्पिन डिपेंडेंट है वो आइसो स्पिन डिपेंडेंट भी होगा। फिर सैचुरेशन प्रॉपर्टी में क्या बढ़ा था अपने, अगर किसी पर न्यूक्लियन फोर्स, पर न्यूक्लियन लगने वाला फोर्स क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब जितने पहले जितने न्यूक्लियाई के थ्रू लग रहा था वो उसी न्यूक्लियाई के थ्रू लगेगा, ठीक है। अगर अपन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आगे बढ़ाते जाएं तो एक टाइम के बाद उसके जो लगने वाला फोर्स क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, जिसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व के थ्रू अपन ने समझा था। फिर बात करते हैं टेंसर नेचर की। टेंसर नेचर क्या पढ़ा था हमने, जो दो स्पिन होती है या जो दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होता है, उनके न्यूक्लियर के क्या होता है, हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें क्या था, थीटा के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था। और बात करें नॉन सेंट्रल फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स क्यों होता है, क्योंकि वो सेंट्रल फोर्स जो केवल रेडियस के ऊपर या आर के ऊपर डिपेंड करता है वो सेंट्रल फोर्स करते हैं, बट यहाँ पे आर, थीटा और फाई तीनों पर डिपेंड कर रहा है। इस वजह से क्या हो गया, नॉन सेंट्रल फोर्स हो गया। और फिर बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी डिपेंड क्यों होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होती है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होगी तो क्या पे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट करता है। इस वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब मेरा क्या होगा, मैं आपको ऐसे लिखते लिखाते समझ जाऊँगा। अगर मैं लिखता जाऊँगा तो कंप्लीट यहाँ पे बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ये तो अपनी बेसिक प्रॉपर्टी थी, इसलिए मैं आप यहाँ पे जनरली आपको समझा दिया। अपना आज बेसिक था। और कल से अपन क्या करेंगे, एक प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसको क्या होगा, मैं आपको पहले कंप्लीट डेरिवेशन लिखा के यहाँ पे समझाऊंगा। मतलब कंप्लीट डेरिवेशन, जहाँ मुझे लगता है डेरिवेशन की जरूरत होगी वहाँ मैं आपको क्या करूँगा, डेरिवेशन लिखाऊंगा कंप्लीट। जैसे मास डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, उनके कंप्लीट डेरिवेशन अपन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिए। अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं अपन बेसिक के लिए। वो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन वगैरह, मिरर न्यूक्लियाई वगैरह, उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं आप। तो चलो चलते हैं उनके ऊपर। तो अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के टाइप्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, आइसोटोप के बारे में पढ़ेंगे हमें। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप में क्या आता है, जो अपने प्रोटॉन नंबर होते हैं, ठीक है, क्या होता है, प्रोटॉन नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। प्रोटॉन नंबर कौन कौन से, नीचे जो होते हैं जेड, इसको प्रोटॉन नंबर बोलते हैं। जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन नंबर इसमें क्या होगा, सेम होगा। जो मास नंबर है, मास नंबर ए, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कार्बन 612 है और कार्बन 613, इनके एक कंपैरिजन करते हैं। इसमें क्या है, ये प्रोटॉन नंबर कितना है, 6। अगर न्यूट्रॉन नंबर निकालना हो, न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो मास नंबर होते हैं उसमें से प्रोटॉन नंबर क्या कर देते हैं अपन, माइनस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन नंबर कितने हो गए यहाँ पे, 12 माइनस 6 हो गए यहाँ पे, ठीक है। और जो कार्बन है इसमें से देखो यहाँ पे, अब इसका एग्जांपल, इसमें प्रोटॉन नंबर 6 है तो न्यूट्रॉन नंबर कितने होंगे, यहाँ पे 7 होंगे, ठीक है। तो मतलब क्या, डिफरेंट मास नंबर कौन से होंगे इसमें,
मास नंबर होता है ए, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है। तो जिसमें देखो यहाँ पे इसमें टोटल कितना 12 है और इसमें कितना 13, तो मास नंबर क्या डिफरेंट, बट प्रोटॉन नंबर देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पर भी क्या 6 है। और जैसे इसमें एक और एग्जाम्पल है नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15, इसमें क्या करेंगे सबसे पहले प्रोटॉन नंबर देखो नीचे, प्रोटॉन नंबर क्या होता है सेम 7 7 सेम है। और बात करें इसमें न्यूट्रॉन नंबर की, उसमें मास नंबर की, मास नंबर जगह 14 है यहाँ पे 15 है, तो क्या है दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब बात करें अपन सेकंड अपना आइसोटोन, ठीक है। आइसोटोन क्या किसको कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन नंबर क्या हो सेम हो, यहाँ पे क्या हो न्यूट्रॉन नंबर जिसके अंदर सेम हो वो क्या कहलाता है आइसोटोन कहलाता है। और मास नंबर क्या हो डिफरेंट हो, जो एन तो सेम हो और जो ए हो मास नंबर हो क्या हो डिफरेंट। अब इसमें देखो ये 13 या 14 ये क्या है इसका मास नंबर है, तो मास नंबर क्या होगा यहाँ पे डिफरेंट हो गया। और जब बात करें न्यूट्रॉन नंबर, अब यहाँ पे क्या है 6 और 7, ये क्या प्रोटॉन नंबर है, यहाँ पे प्रोटॉन नंबर कितना है इसमें 6, तो न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा, ये होगा 13 - 6, तो न्यूट्रॉन नंबर कितना हो गया 7 हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पे बात करें यहाँ पे प्रोटॉन नंबर कितना है 7, तो न्यूट्रॉन नंबर कितना हो गया ऊपर में से 14 - 7 किया तो क्या बन गया यहाँ पे 7, तो इसमें भी न्यूट्रॉन नंबर कितना 7 और इसमें भी न्यूट्रॉन नंबर कितना 7, तो क्या होगा न्यूट्रॉन नंबर क्या है यहाँ पे सेम है दोनों की जगह, ठीक है। अब और प्रोटॉन नंबर यहाँ पे जो मास नंबर है वो क्या है डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट इसमें आइसोबार के। अब मैं लास्ट में क्या करूँगा आपको इसकी मतलब इनको याद करने के कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें सेम होता है उसके मैं एक ट्रिक बता दूंगा आपको, ठीक है। 30 सेकंड के अंदर आप इनको मतलब पहचान जाओगे किसमें क्या होता है, इसके जो शर्त होते हैं कंडीशन होते हैं उसके बारे में एक ट्रिक बताऊंगा। ओनली 30 सेकंड के अंदर आप पहचानोगे कौन सा आइसोटोप है, कौन सा आइसोबार है, कौन सा आइसोमर वगैरह ये इनके बारे में अपन, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे आइसोबार में क्या होता है, जब मास नंबर होता है वो आपका सेम होता है, मास नंबर मतलब ए जो होता है वो सेम होता है। इसमें मास नंबर देखो यहाँ पे 14 यहाँ पे 14 सेम है ही नहीं है। और जब प्रोटॉन नंबर है वो क्या अलग अलग है, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 7 है। प्रोटॉन नंबर पे आप ध्यान नहीं देना है यहाँ पे, ओनली किस पे ध्यान देना मास नंबर में। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपना 4th नंबर मिरर न्यूक्लियाई के बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं। तो मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है, इसमें क्या होता है किसी एक का प्रोटॉन नंबर, किसी एक न्यूक्लियस का प्रोटॉन नंबर किसी दूसरे न्यूक्लियस के क्या होता है न्यूट्रॉन नंबर के क्या होता है इक्वल होता है। और किसी दूसरी या फिर किसी एक प्रोटॉन का या एक न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन नंबर किसी दूसरे न्यूक्लियस के क्या होता है प्रोटॉन नंबर के इक्वल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने, ए प्रोटॉन नंबर ऑफ ए वन न्यूक्लियस इज इक्वल टू न्यूट्रॉन नंबर ऑफ ए अदर न्यूक्लियस, किसी दूसरे न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन नंबर इक्वल होता है एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी हो सकता है, किसी एक का न्यूट्रॉन नंबर किसी दूसरे के प्रोटॉन नंबर के भी क्या हो सकता है इक्वल हो सकता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे क्या गया, एक तो मैंने लिखा कार्बन 13 और एक नाइट्रोजन 13 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखे इसका प्रोटॉन नंबर देखा मैं, प्रोटॉन नंबर कितना 6 है और न्यूट्रॉन नंबर कितना हो गया, प्रोटॉन नंबर 6 और न्यूट्रॉन नंबर कितना हो गया 13 - 6 कितना हो गया 7, ठीक है। अब इसका देखें नाइट्रोजन में क्या है, जो प्रोटॉन नंबर है वो कितना है 7, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन नंबर है वो कितना है 13 - 7 कितना हो गया 6 हो गया नहीं हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे कि अपन यहाँ पे एक मिरर डाला, ठीक है। अब मिरर का कॉम्बिनेशन देखो है, अब देखो ये 6 है, इसको ये मिरर मानो ऐसा, ये 6 उस तरफ चला गया और 7 यहाँ के यहाँ रहेगा, जिसमें जैसे मिरर की तरह वर्क कर रहा नहीं कर रहा। मिरर में क्या होता है आपको लेफ्ट पार्ट राइट दिखाई देता है, राइट वाला पार्ट क्या होता है लेफ्ट दिखाई देता है। जो मिरर का मतलब क्या हो यहाँ पे उल्टा, मतलब अपोजिट होता है, उसको अपन मान सकते हैं अपोजिट। यहाँ पे मिरर कौन सा काम कर रहा है, मतलब जो प्रोटॉन नंबर होता है वो किसी दूसरे के न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो किसी फर्स्ट के क्या होता है प्रोटॉन के इक्वल होता है यहाँ पे, ठीक है। अब लास्ट इसमें पढ़ते हैं अपना 5th नंबर, वो कौन सा पढ़ते हैं, आइसोबार पढ़ लिया, आइसोटोन पढ़ लिया, आइसोमर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आइसोमर क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। आइसोमर में क्या होता है, इसमें जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है सेम होता है, बट जो इनकी डीके प्रोसेस होती है वो क्या होती है हमेशा डिफरेंट होती है। मतलब एटॉमिक नंबर और मास नंबर ए और जेड इनकी क्या होती है हमेशा इक्वल होती है, बट डिफरेंट डीके प्रोसेस, जो डीके प्रोसेस होती है वो क्या होती है डिफरेंट होती है। अगर इनकी डीके प्रोसेस डिफरेंट होगी तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी डिफरेंट होगी, ठीक है। आइसोमर की क्या होती है एनर्जी डिफरेंट होती है, तो उनका जो हाफ लाइफ होगा, हाफ लाइफ टाइम होगा वो भी क्या होगा
डिफरेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हाफ लाइफ टाइम और एनर्जी दोनों डिफरेंट हुई तो क्या कहलाती है, मेटा स्टेबल कंडीशन कहलाती है। जो क्या होते हैं, जो आइसोमर क्या हो जाते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया मैंने ब्रोमीन 18 और ब्रोमीन 80। यहाँ पे इस जो ब्रोमीन 80 है ये क्या है, ग्राउंड स्टेट के अंदर ऐसा है, और इसको अगर एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये जो स्टार के रूप में क्या कर सकते हैं, स्टार की फॉर्म में यहाँ पे शो कर देते हैं। इसके ऊपर क्या स्टार लगा देते हैं, इसका मतलब क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है। और ये यहाँ पे क्या, अगर मेटा स्टेबल की फॉर्म में इसको एम की फॉर्म में भी अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट का हो गया, एक्साइटेड स्टेट का हो गया। क्यों मेटा स्टेबल मतलब वहाँ पे कुछ टाइम एक्साइटेड स्टेट में वो क्या रहता है वहाँ पे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इन सभी की ट्रिक के बारे में, ठीक है। ट्रिक क्या होती है उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, आइसोटोप, और दूसरा क्या था अपना आइसोटोन्स, तीसरा क्या था आइसोबार, चौथा क्या था मिरर, ठीक है। और पांचवा क्या था आइसोमर, ठीक है। यहाँ था। अब इसको एक एज ए ट्रिक बनाते हैं। अब मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं इसको कंप्लीट क्या करना है, आपको इसको फोकस करना है, इनके वर्ड के ऊपर फोकस कीजिए। जो मैंने वर्ड लिखा है उनके ऊपर क्या आप यहाँ पे केवल फोकस करो। अब यहाँ से आइसोटोप, आइसोटोप में क्या है, पी है नहीं, आइसोटोप का पी देखो, पी मतलब क्या होगा, इसमें प्रोटॉन नंबर क्या होंगे, हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, प्रोटॉन नंबर सेम होंगे। और बात करें आइसोटोन, ठीक है, क्या हो गया आइसोटोन, आइसोटोन में क्या करो आपको एन ले लेना से, आइसोटोन में से एन, जो एन में क्या हो गया, जो न्यूट्रॉन नंबर है वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे सेम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट अपना आइसोबार, आइसोबार में से आप बार देखो, बार, इस बार को एज आप मानो भार, हिंदी में भार तो पढ़ा होगा। भार का मतलब क्या, भार किससे रिलेटेड होता है, जिसका मास ज़्यादा होता है उसका कितना होता है, भार ज़्यादा होता है। तो मास, भार को रिलेट करो आप मास से, तो मास मतलब मास नंबर यहाँ पे, ठीक है। तो मास नंबर क्या होता है यहाँ पे सेम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मिरर न्यूक्लियर की। मिरर न्यूक्लियर में क्या होता है, एज आपको मिरर एज्यूम करना है। मिरर में क्या होता है, लेफ्ट वाला पार्ट राइट हो जाता है, राइट वाला पार्ट लेफ्ट हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो उल्टा का मतलब क्या हो, इसमें जो न्यूट्रॉन होगा एक, वो दूसरे के प्रोटॉन के इक्वल टू होगा, और जो दूसरे का न्यूट्रॉन होगा वो पहले के क्या होगा, प्रोटॉन के इक्वल होगा यहाँ पे, ठीक है, उल्टा हो जाता है। अब बात करें आइसोमर की, ठीक, आइसोमर में से क्या करो, अब मर पे फोकस करो। मर मतलब होता है मरना, क्या हो जाता है मरना, मरने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, मरना। अब मरने से मतलब आपको क्या निकालना है, कोई आदमी मर जाता है, ठीक है, मर जाता है मतलब क्या हुआ इसमें, उसका डीके प्रोसेस क्या होगा, डिफरेंट डीके हो जाता है उसका। डीके का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का टुकड़ों के अंदर टूट जाना, वो क्या होता है डीके होता है। तो डीके में क्या होगा, किसी आदमी मरता है तब क्या होता है, उसका डीके होता है। डीके का मतलब क्या हुआ, टूटना। तो डीके किससे हो जाएगा, आइसोमर से रिलेटेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या आप ऐसे भी रिलेटेड कर सकते हो उसको, मर में से एम यार एम निकल। अब एम का मतलब क्या, जिसका मास नंबर सेम हो, ए का मतलब एटॉमिक नंबर भी सेम हो, ठीक है। बट जो या फिर एम से एक और लिख सकते हो, एम मतलब मेटा स्टेबल, जो क्या हो मेटा स्टेबल कंडीशन। मेटा स्टेबल कब होगा, जिसकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी और जिसका हाफ लाइफ भी डिफरेंट होगा। या फिर ऐसे ध्यान रख सकते हो आप, एक और ट्रिक मेरे माइंड में ही, मर, जब आदमी मर जाता है, जल्दी मर जाता है, मतलब उसकी जल्दी मर जाता है, उसकी लाइफ क्या होगी, हाफ लाइफ। वो क्या होगा, अपनी आधी ज़िंदगी जी पाएगा, अपनी लाइफ की हाफ लाइफ भी जी पाएगा। तो वो क्या कहला हाफ लाइफ। तो इसमें क्या होगा, हाफ लाइफ वर्ड आया नहीं है। हाफ लाइफ का मतलब है जिसके हाफ लाइफ डिफरेंट हो और जिसकी फिर एनर्जी डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाता है, आइसोमर कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया, ये अपना क्या होगी, कंप्लीट हो गया आज का यहाँ पे टॉपिक। तो मैंने क्या क्या पढ़ा है इसमें, सबसे पहले अपने जो अपना न्यूक्लियर स्टार्ट किया था, उसमें इंट्रोडक्शन देखा था यूनिट्स वगैरह का। फिर अपन ने क्या पढ़ा, न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा था यहाँ पे जो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था,
कंप्लीट और उसके बारे में पढ़ रहा था। उसके बाद पढ़ा था मैं ये अपने न्यूक्लियाई के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसमें क्या पढ़ा था, आइसोटोन, टोन में क्या होता है एन, एन मतलब न्यूट्रॉन, इसमें क्या होता है सेम नंबर होता है। आइसोटॉप में पी ले लिया, प्रोटॉन सेम नंबर होता है। आइसो बार में से बार को रिलेट किया अपने बाहर से, बाहर क्या होता है मास से रिलेट होता है, तो मास नंबर इसमें सेम होता है। फिर मिरर न्यूक्लियाई, मिरर न्यूक्लियाई को मिरर शेप में किया गया, दर्पण से क्या होगा कंपेरिजन किया तो मतलब उल्टा हो जाता है। दूसरे का प्रोटॉन नंबर पहले के न्यूट्रॉन नंबर का इक्वल हो जाता है, और पहले का प्रोटॉन नंबर किसी दूसरे के न्यूट्रॉन नंबर के क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। फिर बात किया अपने आइसोमर, मर मतलब मरना, आदमी मर जाता है तो अपनी आधी लाइफ ही जी पाता है, तो आधी लाइफ का मतलब क्या हाफ लाइफ, जिसका हाफ लाइफ डिफरेंट हो वो क्या कहलाता है आइसोमर कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है, कल अपन करेंगे अपना जो इसकी न्यूक्लियस की मास वगैरह डेंसिटी वगैरह उनके बारे में देखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, शायद आज या कल बेसिक चल सकता है, कल वैसे प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा अपना, क्योंकि जो मास डेंसिटी वगैरह नंबर डेंसिटी वगैरह है वो तो बहुत ज़्यादा काम में आती है। ये मैंने आज का एक छोटा सा बेसिक बता दिया आपको, क्योंकि बेसिक बताने की ज़रूरत था, डायरेक्ट मैं स्टार्ट नहीं कर सकता यहाँ पे। तो कल अपन स्टार्ट करते हैं, टॉपिक टू टॉपिक स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो चलते हैं अपन, कल मिलते हैं, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।